दाखिला, कोई आईजी, कोई एसएचओ ये नहीं चाहेगा कि उसके इलाके में कानून शिकनी हो। कोई नहीं चाहेगा कि किसी की जान जाए, किसी के जानो माल को नुकसान पहुंचे। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं समझता हूं कोई एक्सेप्शन नहीं ली जा सकती और हुकूमत की या कानून नाफिज करने वाले इदारों की अव्वलीन तरजीह है कि जो शख्स भी कानून शिकनी में मुलव्वस है, कानून को अपने हाथ में लेने में मुलव्वस है, किसी की जानो माल को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची शहर के अंदर बदकिस्मती के साथ कई दिहाइयों तक दहशतगर्दी की फिजा थी। टारगेट किलिंग हो, भत्ताखोरी हो, इस तरह के वाकयात नॉर्मल सी बात थी। आज से कोई 7-8 साल पहले हुकूमत सिंध ने यह तहिया किया, ये फैसला किया कि अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई की जाए और जो लोग भी इन कामों में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और नतीजा ये हुआ कि एक जमाने में जहां कराची शहर के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हों, भत्ताखोरी के वाकयात हों, किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाकयात जो कि नॉर्मल सी बात बन गए थे, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चारों जो बड़े दहशतगर्दी के हेड्स हैं उसके अंदर ना होने के बराबर है। और ये सारी कामयाबी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हासिल की। हमारी पुलिस ने, रेंजर्स ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर काम किया। सिंध हुकूमत ने उसको लीड किया, पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ उस ऑपरेशन को ओन किया और नतीजा ये हुआ कि इन तमाम मुश्किल कामों में हम कामयाब हुए। जहां मैं इस काम की तारीफ करता हूं, मैं स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा इशू है जहां पर मैं समझता हूं कि हम उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए और जहां हमने बाकी चीजों को बेहतर करते हुए उन चीजों का, उन वाकयात का पला जहां पर हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कहीं पुलिस की कोताही हो सकती है, कहीं प्रोसिक्यूशन की कोताही हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसको हंगामी बुनियादों पर एड्रेस करने की जरूरत है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कोशिश करूंगा एक केस को आपके सामने पेश करके मैं कुछ गुजारिशात पेश करना चाहूंगा कि कैसे हमें मिलकर काम करने की जरूरत है अगर हम इस मामले को हल करना चाहते हैं। और मैं स्टार्ट करूंगा 15 दिसंबर के उस बदकिस्मत वाकये से जिसमें बिलाल नामी तालिब इल्म एनईडी यूनिवर्सिटी का वो जाँ बहक हुआ, अल्लाह ताला को प्यारा हुआ। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर हेडलाइंस सारी चली, पुलिस नाकाम हो गई है, हुकूमत नाकाम हो गई है। और मैं समझता हूं जब आप हुकूमत में होते हैं तो तनकीद का आपको सामना करना पड़ता है। जिसके बच्चे की जान गई है वो बिल्कुल इल्जाम लगाएंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 तारीख को यह वाकया हुआ। वो जो वीडियो है उसकी सीसीटीवी फुटेज अगर आप देखते हैं तो उसमें 2 मुल्जिमान नजर आते हैं, वो सफाक काम करते थे। उन दोनों के खिलाफ एफआईआर कटी। 16 दिसंबर को गालिबन कोई 10 घंटे के अंदर उनमें से एक जो अक्यूज था निजामुद्दीन, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया। और जो दूसरा मुलजिम था जुम्मा खान, उसको 31 दिसंबर की सुबह आज एक पुलिस मुकाबले में उसे हलाक कर दिया गया है। मैं
पुलिस के एहलकारों को, पुलिस की टीम को, उन कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिन्होंने इस तमाम काम में अपना किरदार अदा किया, उनकी काविशों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। लेकिन मैं रूट कॉज पे आना चाहूँगा कि मसला कहाँ से स्टार्ट होता है। जब 16 दिसंबर को निजामुद्दीन को पुलिस ने हिरासत में लिया और तफ्तीश स्टार्ट हुई, तो पता ये चला कि यही निजामुद्दीन 8 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार क्यों किया था कि सितंबर के आखिरी दिनों में, अक्टूबर के शुरू के दिनों में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई कि एक गाड़ी में कार्रवाई हो रही है, छीना झपटी की जा रही है और उसमें निजामुद्दीन का चेहरा नजर आ रहा है। और अगेन लोगों ने इल्जाम लगाया पुलिस नाकाम हो गई है, पुलिस 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 तमाम चीजें, हुकूमत के ऊपर भी इल्जाम लगे। उस दिन वो लड़का निजामुद्दीन, जिसकी गालिबन उम्र भी कम बताई जाती है, वो पुलिस के आइडेंटिफिकेशन में आया। पुलिस ने कार्रवाइयां स्टार्ट की और 8 अक्टूबर को एक कार्रवाई के दौरान निजामुद्दीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और हिरासत में लेने के बाद 2 FIR काटी गई। एक है 1418/2022 और एक है 1420 पाकिस्तान पिनल कोड, 353 पाकिस्तान पिनल कोड और सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन पाकिस्तान पिनल कोड। एक है कत्ले अम्न, जिसकी 10 साल सजा कानून में तजवीज की गई है। एक है असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट या असॉल्ट ऑन पुलिस, और तीसरा है कॉमन इंटेंशन। ये 1418 FIR है। ये FIR की कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इसमें निजामुद्दीन नामजद हुए और 1420 आर्म्स एक्ट की खिलाफ वर्जी। ये 2 FIR पुलिस ने काटी और हिरासत में ले लिया और कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हुई। बदकिस्मती के साथ निजामुद्दीन ने बेल के लिए अप्लाई किया और 7 रोज के अंदर 15 अक्टूबर को उसको बेल ग्रांट कर दी। 8 अक्टूबर 2022 को एक पुलिस मुकाबला होता है। उसके अंदर जख्मी हालत में निजामुद्दीन को गिरफ्तार किया जाता है। 2 FIR काटी जाती हैं, तफ्तीश स्टार्ट होती है और 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक निजामुद्दीन को अदालत से रिहा कर दिया जाता है 50,000 रुपए श्योरिटी लेकर। ये मैं लेके आया फैसला। 7 दिन के अंदर, 7 रोज के अंदर मुझे लगा शायद कोई आपस में, कहते हैं ना वो क्या कहते हैं उसको, तर्जुमा, वो अपना कॉम्प्रोमाइज करके कुछ सेटिंग करके आगे बढ़े हो, गठजोड़। तो मैंने ऑर्डर में पहली चीज ये देखी कि प्रोसिक्यूशन ने क्या किया। तो ऑर्डर में जज साहब खुद फरमाते हैं द लर्नेड प्रोसिक्यूटर अपोज द एप्लीकेशन, यानी कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपोज कर रहा है कि सर इसको रिहा ना किया जाए। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ये फैसला होना बाकी है कि आया वो शख्स निजामुद्दीन मुजरिम है या नहीं है। 7 रोज के अंदर 50,000 रुपए श्योरिटी में उस शख्स को रिहा कर दिया गया, बेल दे दी गई 1418 में। 1420 जो दूसरी FIR थी वो 14 अक्टूबर को पहली बार लगी और 15 अक्टूबर को उसमें भी बेल दे दी गई, 30,000 रुपए श्योरिटी। ये दोनों मैं अपने साथ ऑर्डर्स लेकर आया। आपका मेरा जायदाद का तनाजा हो
तो कई साल लगते हैं उसका फैसला होने में। मियां बीवी का बच्चों की कस्टडी का तनाजा हो, और लेट्स से अगर औरत बीवी कस्टडी अपने बच्चों की चाहती है, तो कई साल लग जाते हैं उसका फैसला होने में। किसी बेवा की जायदाद हो, जिसका किराएदार है वो उसका कब्जा करके बैठ गया है, साल लग जाते हैं उसका फैसला होने में। सक्सेशन सर्टिफिकेट हम अप्लाई करते हैं ना अदालत में, उसके अंदर भी मिनिमम कई माह लग जाते हैं। और यहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करते हैं, रंगे हाथों पकड़ते हैं, जख्मी हालत में पकड़ते हैं, एफआईआर काटते हैं, तफ्तीश जारी है। 7 रोज के अंदर उसको बेल पे रिहा कर दिया जाता है। मैं कहता हूं पुलिस ने शायद जाली एफआईआर काटी हो, तो इस बात का या तो फैसला कर दे कि जाली एफआईआर है, झूठी एफआईआर है, खत्म कर दे केस और बाइज्जत बरी कर दे। बाइज्जत बरी नहीं किया जाता, 7 रोज के अंदर उसको बेल पर रिहा कर दिया जाता है। वही निजामुद्दीन 15 दिसंबर को किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को लूटता भी है। उसकी वीडियो भी हम सब देखते हैं, और उसमें एक हमारा शहरी, हमारा बच्चा, हमारा भाई जान हो जाता है, किसी मां की गोद उजड़ जाती है, किसी बाप का सहारा उससे छिन जाता है, किसी बहन की उम्मीद उससे छीन ली जाती है। इल्जाम पुलिस पर लगा दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन पर लगा दिया जाता है। और इसलिए आज मैं ये एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम इस मामले को यकसोई के साथ निपटना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करें, गिरफ्तार करें और 1 हफ्ते के अंदर उनको छोड़ दिया जाए। आगा सिराज दुरानी साहब इस स्पीकर के, इस असेंबली के स्पीकर हैं, असेंबली के रुकन हैं, शिकारपुर की आवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। गालिबन 2 साल हो गए उनकी बेल नहीं हुई है। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आपको पता है कि वो एक नोन फिगर है, इतना बड़ा आदमी है कि छुप भी नहीं सकता, वो कहीं भाग भी नहीं सकता, उसकी 2 साल तक एक वाइट कॉलर क्राइम में उस इल्जाम के बेसिस के ऊपर 2 साल तक बेल नहीं होगी। पिछले हफ्ते एग्जैक्टली 1 हफ्ता पहले हफ्ते के रोज उनकी बेल को रिजेक्ट किया गया है अदालत से। और दूसरी तरफ ये लोग जो कि जान लेने के काम में मुलव्विस हैं, इनको 7 रोज में छोड़ दिया जाता है। एक बहुत बड़ा मसला है, हम अकेले इस चीज को नहीं निपट सकते। जितनी अच्छी पुलिस कार्रवाई कर ले, रेंजर्स कार्रवाई कर ले, कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर लें, आखिर में उनको सजा हुकूमत नहीं दे सकती है। हुकूमत जो है कार्रवाई कर सकती है, फैसला मौजूद अदालतों को करना है। और जिस तरह मैं गुजारिश करना चाहूंगा मौजूद अदालत से कि थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करें इस मामले पर, थोड़ा सा रिव्यू करें इस मामले पर। ये वाकया मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी, कोई जज नहीं चाहेगा, कोई सरकारी मुलाजिम ये नहीं चाहेगा कि लोगों का नुकसान हो। लेकिन हम सबको मिलकर कोऑपरेट करके एक साथ काम करना है, तभी इस मसले को हम हल कर पाएंगे। अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। पुलिस पकड़ेगी, छूट जाएंगे। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि एमपीओ के तहत परवीन रहमान केस आपके सामने है।
गालिबन 10 साल या 9 साल लगे ट्रायल कोर्ट में फैसला होने में, सजा हो गई 9 साल, 7 रोज में बेल हो जाती है। 9 साल के बाद फैसला होता है, फिर चंद माह में अपील में उस फैसले को कलअदम कर दिया जाता है। अगर हुकूमत एमपीओ का कानून इस्तेमाल करके उनको डिटेन करने की कोशिश करती है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उसको भी कलअदम करार दे दिया जाता है। मैं निशानदेही इसलिए करना चाह रहा हूँ इन तमाम चीजों की कि हमारे सर्वाइवल की जंग है ये। किसी सियासतदान की सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी वकील के सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी जज के सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पुलिस वाले की सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने मुआशरे के सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे बआसानी गली मोहल्लों में घूम सकें, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, घर वाले बुजुर्ग बआसानी रैना मार्केट घूम सकें, तारिक रोड जा सकें, किसी होटल में बैठ के चाय पी सकें। तो जहां पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी पेट्रोलिंग की, सर्वेलेंस के काम को बेहतर बनाने की जरूरत है, प्रोसिक्यूशन को ज्यादा बेहतरी के साथ प्रोसिक्यूट करने की जरूरत है, उसी तरीके से मैं समझता हूँ अदालतों को भी, मौजूद अदालतों को भी थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है कि वो व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर बेलें 2-2 साल नहीं होती, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सालों साल फैसला नहीं होता, बच्चों की कस्टडी का फैसला नहीं होता, रेंट की प्रॉपर्टी का फैसला नहीं होता, सक्सेशन के मामला कई माह तक, कुछ माह लगते हैं उसका फैसला होने में। अगर इस तरह के बेईमाना सफ़ाक मुलजिमान को 6-6, 7-7 रोज में या 14 तारीख को बेल फाइल हो और 15 तारीख को बेल ग्रांट कर दी जाए 50,000 रुपए श्योरिटी पे, तो मैं समझता हूं बड़ी बदकिस्मत सिचुएशन होगी। और मैं इसलिए निशानदेही ये कर रहा हूं कि शायद अगर निजामुद्दीन उस तरीके से ना छोड़ा गया होता तो शायद आज बिलाल हम में मौजूद होता या किसी और के साथ भी ये कार्रवाई ना हुई होती। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, अपने मामला को खुद देख के रिव्यू करके चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। कैसा आपने अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा के देखे ना, पिछले मैं 7 साल से मीडिया से बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात करता हूँ, मैं पुलिस की भी बात करता हूँ, रेंजर्स की भी बात करता हूँ और इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी बात करता हूँ। इन तीनों इदारों ने कोलैबोरेट किया, मिलकर काम किया। नतीजा ये हुआ कि आपके जो टेररिज्म, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाकयात थे वो ना होने के बराबर है। इस वक्त ये ग्राउंड रियलिटी है ना, मिलकर काम किया, हुकूमत ने इस चीज को लीड किया। तो यही मैं कोलैबोरेशन चाहता हूँ कि पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, प्रोसिक्यूशन और अदालत के दरमियान भी होगा, ताकि प्रैक्टिकली इस चीज को हम रिजॉल्व कर सकें। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ रेंजर्स ने अच्छा काम किया, जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ, जहाँ पुलिस अच्छा काम करी उनको भी खराज तहसीन पेश करूंगा। एमके वाले किसी जमाने में रेंजर्स के खिलाफ बात करते थे, आज उनके हक में बात करें, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मौका और चीजें देखकर मैं अपने बयानात को तब्दील करूँ। मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हूँ। मैं इल्जामात पर मबनी बात नहीं करता, मैं हकाइक पर मबनी बात करता हूँ। और आपने जो आदाद-ओ-शुमार की बात की, अगर जब भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात होती है, पुलिस वालों को बुलाते हैं, वो कॉन्स्टेंटली हमें यही कहते हैं कि बंदे छूट जाते हैं, बंदे छूट जाते हैं। लेकिन कभी भी हम इस तरीके से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे हर इदारे का एहतराम है। मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह की फ्रिक्शन की कैफियत सामने है। हर इदारे को मिलकर काम करने की जरूरत है। और इसलिए मैंने आपको एक केस सामने पेश किया कि सिर्फ 2 महीने का टाइम फ्रेम है, उस 2 महीने के अंदर उस बंदे ने कितनी कार्रवाइयां कर ली। आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन शायद उनको जिस तरीके से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो सपोर्ट नहीं मिली। इस इशू की मैं निशानदेही कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम इस इशू को एड्रेस करेंगे और एक जिम्मेदार कौम होने की हैसियत से इस मसाइल को संजीदगी के साथ हल करेंगे। पब्लिक सेफ्टी कमीशन का इजलास बड़े अरसे से नहीं हुआ, जिसमें तमाम इदारे आते हैं और उसमें
कंप्लेंट्स भी सुनी जाती हैं। एक तो ये वो इजलास क्यों नहीं हो रहे, दूसरा सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो है बहुत अरसे से लिंगर ऑन है, वो इस वक्त कहाँ पे, क्योंकि अगर वो इम्प्लीमेंट अगर हो जाता है प्रोग्राम तो उससे कई गुना जो है क्राइम में जो है। सेफ सिटी का जो प्रपोजल है प्रोजेक्ट बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है। उसका जो कॉन्सेप्ट नोट है जिसके अंदर कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया था, उसकी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करने के बाद गालिबन कोई 24 या 25 अरब रुपए का अमाउंट है, उसको सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी के सामने पेश कर दिया जाएगा और उसके अप्रूवल के बाद उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। मुझे अंदाजा है इस बात का कि ये प्रोजेक्ट नागुज़ीर है इन मामला को निपटने के लिए, और जहां मैं उस बात पे जोर देता हूं कि हाँ सेफ सिटी को बेहतर बनाने की जरूरत है, उस निज़ाम को उसी तरीके से जो दूसरे इशूज हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना। सेफ्टी कमीशन का टेन्योर खत्म हो गया, नए कमीशन की तैनाती होनी है। अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्या वफाकी हुकूमत और संयुक्त इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एक मसला दूसरा मसला ये है कि एमकेएम का सुना है कि आजकल एहतियात होने जा रहे हैं, आपको जो मिलने भी जा रहे हैं, कोई दफातर खुलने जा रहे हैं, कोई से उनको दफातर खोलने की इजाजत दे रही है। अच्छा, पहली चीज तो मैं इस बात पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करूंगा आपके सवाल पे कि किसी जुर्म का ताल्लुक किसी कौम से नहीं है, यह हमें समझने की जरूरत है। जो मुजरिम है उसकी कोई कौम, कोई दीन, कोई मजहब नहीं है उसका, तो ये इस पे मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। जो ऐसे लोग जिनके पास कोई वैलिड दस्तावेजात नहीं है इस मुल्क में रहने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। उसके आदाद शुमार आपके साथ शेयर कर लिए जाएंगे, लेकिन ये कहना कि कोई स्पेसिफिक गिरोह ये काम कर रहा है, इसको मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँ। मैं समझता हूँ ये लादीन लोग होते हैं, इनका कोई किसी कौमियत से ताल्लुक नहीं होता और इनको कानून को विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई दफ्तर वाला सवाल रहेगा। अभी तक तो मेरे पास इसकी कोई इत्तला है नहीं कि उनका कोई दफ्तर खोल दिया गया है या खोला जा रहा है, तो इस पे बेहतर जो सवाल है आप एमकेएम के दोस्तों से कर सकते हैं कि आया इस तरह की कोई उन्होंने गुजारिश वफाकी हुकूमत से की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जब भी उनकी इंगेजमेंट हुई है इस हवाले से हमारी कोई गुफ्तगू उनसे नहीं हुई। अच्छा, आपने अभी बताया तो वो अदलिया फैसला उस वक्त दुरुस्त है या जो अब रिलीज हो रहा है ये फैसला दुरुस्त है? ये भी बड़ी कंफ्यूजन है, तो ये जरा बताएं कि वो जो आप कानून साजी कर रहे हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी और तमाम स्टेकहोल्डर के साथ कोई दाव है? देखिए, कैसा हमारे मुल्क का एक बड़ा बदकिस्मती के साथ मसला है, जब कोई अनफॉर्चुनेट वाक़ हो तो पूरी कौम जाग उठती है। हम हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते बात करते हैं उसके ऊपर, हर बंदा आगे कहते हैं नया कानून बना ले, नया कानून बना ले। हमें कानून साजी करने की ज़रूरत नहीं, कवानीन मौजूद हैं, हमें उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप कहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो तो बेल का कानून सेक्शन 497 CRPC सेम है, आगा सिराज दुरानी को बेल नहीं मिलती, इनको मिल जाती है। तो दोहरा मयार तो नहीं हो सकता। वाइट कॉलर क्राइम जिसमें आपकी मेरी जान को भी खतरा नहीं है, एक इलेक्टेड नुमाइंदा है आवाम का, और दूसरी तरफ एक अलेजिड दहशतगर्द है, एक मुल्जिम है सफाक काम का। डिस्क्रिमिनेशन है ना कहीं कोई बैलेंस नहीं है, तो इसको कानून मौजूद है। मैं बार बार कहता हूं, मैं ATA का कानून आप उठा के देखूं, कहते 7 दिन के अंदर फैसला होना है। कोई एक केस बता दें इसका 7 दिन में फैसला हुआ, मुझे अंदाजा है कि 7 दिन में फैसला हो नहीं सकता। तो चले हमें टाइम फ्रेम तय करने कि 6 महीने में फैसला हो जाएगा, 1 साल में फैसला हो जाएगा। विटनेस प्रोटेक्शन एंटी टेररिज्म एक्ट, सॉरी दहशतगर्दी का कानून है, उसमें मैं जब सेनेट में था मैंने तरमीम कराई थी कि अपने जो विटनेसेस होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उनकी शनाख्त को छुपाएं, शनाख्त परेड को डिफरेंट तरीके से कराएं। ये तमाम कानून हमने पास कर दिया। वीडियो लिंक पर टेस्टिमनी हो ताकि वो जो आपका विटनेस है उसको अदालत में आना पड़े, बिकॉज बहुत बार देखा गया है कि रास्ते में आके खुदा ना खास्ता कोई कार्रवाई उनके साथ हो जाए, तो आप उसको किसी सेफ जगह पे रख के उसको वीडियो लिंक के साथ टेस्टिमनी कराई जाए। कोई एक केस मुझे बताइए जिसके अंदर रेगुलरली ये चीज़ हो रही है। तो हमें एक्सेप्शंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। होता क्या, हम एक्सेप्शन क्रिएट करते, कौम इकट्ठा होती है, उस एक केस पे एक्सेप्शन क्रिएट हो जाती है, फिर हम सब सो जाते हैं। हमें
जनरली अपने निज़ाम को बेहतर बनाने की जरूरत है। और जब तक निज़ाम हमारा बेहतर नहीं होगा हम सस्टेनेबल चेंज नहीं ला सकते। और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि निज़ाम में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है और निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेट्स ऑल वर्क ऑन दिस टुगेदर। अच्छा मोहन साहब, क्योंकि आप मुशीर कानून भी हैं, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको चीफ जस्टिस से मुलाकात करनी चाहिए, प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ, कि भाई उनके जजेस जो हैं वो बेल ना ग्रांट करें स्ट्रीट क्राइम के ऊपर। साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, बहुत सारी जगहों पर आया है कि जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो लोग हैं उन्हें दफात का पता ही नहीं होता। जब अदलिया के आगे प्रूफ नहीं रखा जाएगा, चीज़ नहीं पहुँचेगी, वो तो फिर बेल देगी। तो फिर इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। फिर मोटो प्रोसीडिंग में कौन दफात सामने लेके आते हैं? इस तरह की बातें ना करें। ये मैंने जब आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाया ना, तो पहले मुझे खुद डर था कि शायद कोई गठजोड़ और प्रोसिक्यूशन ने कह दिया हो कि जी हमें कोई एतराज नहीं है। इसमें जज साहब ने खुद फरमाया ना कि प्रोसिक्यूशन इसको अपोज करिए, नंबर 1। नंबर 2 एक और मैं बताऊं, इसका जब बेल ग्रांट, बेल कह रहा हूँ, जब रिमांड ग्रांटिंग ऑर्डर था ना, उसके अंदर मैजिस्ट्रेट साहब ने खुद फरमाया Does the accusation appears to be well founded? ये भी ऑर्डर है, जज साहब के दस्तखत के साथ दिखा। मैजिस्ट्रेट कहता है accusation appears to be well founded, एक जज कहता है it's well founded, दूसरा जज कहता है छोड़ दो। तो मैं इशू को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मैं अदालती मामला में कभी भी इंटरव्यू नहीं करना चाहूँगा। मैं आज़ाद अदलिया का सबसे बड़ा मोतरफ हूँ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत जरूरी है, लेकिन जहाँ नुक्स है उस नुक्स को आइडेंटिफाई करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम रोज हुकूमत के नुक्स बयान करते हैं किसी डर और घबराहट के बगैर, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर नुक्स बयान करते हुए थोड़े से हम घबराते हैं। तो मैं उस नुक्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और ये प्रपोज कर रहा हूँ कि आइए सब मिलकर बैठिए, निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। जहाँ जहाँ नई कानून साजी करने की ज़रूरत है नई कानून साजी करते हैं, जहाँ पर तरमीम करने की ज़रूरत है उस तरमीम को करते हैं। बट एटलीस्ट इस बात को एक्सेप्ट तो करें कि निज़ाम में कहीं ना कहीं बेहतरी की गुंजाइश है। पहला सवाल जजेस की तैनाती, आला अदलिया से लेके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसका कोई भी लेना देना हुकूमत के साथ नहीं है, ना वफाकी हुकूमत के साथ है ना सूबाई हुकूमत के साथ। माजी में ये काम हुकूमतें करती हैं, अब ये काम अदालतें खुद करती हैं। उनकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग भी अदालतें खुद करती हैं, उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हुकूमत इस हवाले से कानून साजी करेगी तो वो नागवार गुजरता है। वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इफ्तिखार चौधरी साहब ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जिनका आज नुकसान होता है। आपने भी रिकॉर्डिंग के अंदर भी देख लिया, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं जिस तरह पुलिस के हवाले से कहता हूँ कि हाँ, उनको भी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जो अच्छा काम करते हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जैसे अभी सुबह कार्रवाई हुई, पुलिस ने कार्रवाई की, मैंने उसको अप्रिशिएट किया। जहाँ बुरा काम करते हैं तनकीद करते हैं, इसी तरह प्रोसिक्यूटर अच्छा काम करते हैं अप्रिशिएट करते हैं, बुरा काम करते हैं तो तनकीद करते हैं। उसी तरीके से अदालत को मैं सिर्फ अप्रिशिएट कर सकता हूँ, तनकीद में नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं अदालत के गोश गुजार चीज़ें कर सकता हूँ। इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। आइन इस बात की इजाज़त देता है कि हम बताएं कि ये इश्यूज आ रहे हैं। और नेचुरली ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की हर चीज़ तो चीफ जस्टिस साहब को नहीं पता होगी, उनको भी निशानदेही आप करेंगे। तो मैं इसलिए निशानदेही कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को रिव्यू किया जाए, ये देखा जाए। मैं तो कहता हूँ निज़ाम ऐसा कर दिया जाए कि हर ट्रायल 30 दिन के अंदर फैसला हो जाए। उसका जायदाद का तनाज़ा है, उसको भी फैसला फौरन कर दिया जाए। मैं तो ये चाहूँगा लोगों को दिक्कत ना हो, दुश्वारी ना हो। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मेरा आपका डिस्प्यूट है तो साल चलेगा, लेकिन इस तरह के मामले के अंदर 5-6 रोज 7 रोज के अंदर ऐसी रिलीफ मिल जाए। आपने कानून साजी था, तैनाती का तीसरा सवाल आपने एक और पूछा था, तफ्तीश। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं गठजोड़ होता है, उस गठजोड़ की वजह से तफ्तीश में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कभी कभार। ये बात दुरुस्त है, ये इल्जाम मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि जब तक हम इल्जाम
सही चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम चीजों को बेहतर नहीं बना सकते। लेकिन इस केस का मैंने इसलिए हवाला दिया कि इस केस में तो तफ्तीश जारी है नहीं, 7 दिन हुए, 22 से बरी नहीं किया उसको, केस खत्म नहीं किया, कलादन नहीं किया, क्वाश नहीं किया, अभी तो एविडेंस आया ही नहीं है। ये बेल एविडेंस के बेसिस पर नहीं दी गई है, एविडेंस के बेसिस पर तो फैसला किया था कि अकरम बलोच साहब ने ये जुर्म किया है, नहीं किया है। बेल तो एक टेंटेटिव ऑर्डर होता है, उसके बेसिस पे आपने ऑर्डर पास किया, तो इसमें तफ्तीश का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, तफ्तीश को बेहतर बनाने की जरूरत है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ तफ्तीश को भी बेहतर बनाए, प्रोसिक्यूशन को भी बेहतर बनाए। लेकिन जो तीसरा लिम्ब है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले अदारे, प्रोसिक्यूशन और अदालत, इन तीनों को मैं समझता हूँ बेहतर कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के साथ चलने की जरूरत है, मसाइल को समझने की जरूरत है, ताकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसका अदराक किया जा सके। साहब कराची में स्ट्रीट क्राइम में तो वोट की और शिकारपुर के कच्चे में वहाँ के जो डाकू हैं वहाँ उन्होंने जीना अजीरम कर दिया है। मुख्तलिफ आए दिन जो वीडियोज आ रही हैं, तो ये खबर आई थी कि ड्रोन मिसाइल के हवाले से कोई था कि मिसाइल मार के धाड़ेलों को खत्म करेंगे, उसका क्या होगा, कैसे खत्म करेंगे? मुझे तो इस खबर का नहीं पता कि कोई ड्रोन मिसाइल हम इस्तेमाल करेंगे। उसके ऊपर भी अगर इस तरह की कोई चीज की कल को कोई कह देगा कि आपने ड्यू प्रोसेस के बगैर किसी को मार दिया, तो हुकूमत के लिए बड़ा मसला है कि कोई कार्रवाई करते हैं तो सवाल जवाब उठता है कि आपने गलत कार्रवाई कर दी, कार्रवाई नहीं करते हैं तो सवाल उठता है आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो थोड़ा सा इन चीजों को संजीदगी के साथ देखने की जरूरत है कि इसको अभी आप कोशिश करें, इसको निमट लें, इसको कंट्रोल कर लें, इससे पहले कि देर हो जाए हमारे लिए। मैं समझता हूँ बहुत जरूरत है इस बात की कि हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करें, और मैं हुकूमत की जानिब से ये ऑफर करना चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो रिफॉर्म अदालत समझती है कि निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए करने के लिए जरूरत है, जो कानून साजी करने की जरूरत है, हुकूमत साथ बैठेगी, हम कानून कवानीन को ओवरऑल कर देंगे। फयाज साहब हैं, मैंने आपका पहले कहा था, सब एक तो आपने पूरी जो क्राइम के हवाले से शहर की उसके हवाले से ब्रीफिंग दी। दूसरी जानब रेंजर्स ने भी आदाद शुमार आज जारी किए जिसमें उन्होंने ये बताया कि 725 डकैत गिरफ्तार किए हैं, 738 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए, तरह बहुत से जराइम की फहरस्त जारी की है, 6 करोड़ के करीब किलोग्राम मंशियात भी जो है वो उन्होंने पकड़ी है। तो ये सारे मामला अगर देखे जाए एक तरफ, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत पे ये इल्जाम आते हैं कि 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो गई है, महंगाई हो, अफराद ज़र हो या कुछ भी हो, मामला को पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दिया जाता है। अब स्ट्रीट क्राइम जो है रोजाना शहर के नौजवान मारे जा रहे हैं, तो इसमें ये नहीं समझते कि आप ब्लेम करने के अदलिया मुसलमान को छोड़ देती है। दूसरी जानब आपका जो पुलिस का तफ्तीश का शोबा है, प्रोसिक्यूशन है, वो किसी तरह से कामयाब नहीं हो रहा। उसके जो अमला है वो जिस तरह आपने इल्जाम लगाया कि हो सकता है कई साल बाद होती है, तो क्या ये बेहतर करना आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, और मैं तो मान रहा हूँ इस बात को कि पुलिस को अपनी तफ्तीश को बेहतर बनाने की जरूरत है। मैं तो बिल्कुल, मैं उन लोगों में से हुई नहीं कि जो गलत चीज को डिफेंड करेगा, लेकिन मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो खामोश बैठा रहेगा और ये सोचेगा कि यार हम कुछ नहीं कर सकते। मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैंने आपको बताया दुश्वारियां कि आप इधर कानून साजी कर लीजिए, तो कानून साजी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, आज का कानून तो नहीं, पुराना कानून है, हुकूमत उसके तहत कार्रवाई करती है तो उसको कलादम करार दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। और फयाज भाई देखिए, मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा, बट मैं लोगों के सामने ये सवाल रख के जा रहा हूं कि अगर मेरा आपका जायदाद का तनाज़ा है, साल चलेगा, किसी औरत से उसके बच्चों की कस्टडी ले ली गई, वो साल चलेगा, किसी के वालिदैन की डेथ होती है, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी कुछ माह चलता है। लेकिन ये इस तरह का संगीन मामला अगर 7 रोज के अंदर वो छूट जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस भी डिमोरलाइज होगी। आप वो टीवी पे टिकट चला दें, सर्जनिश कर दी, तो पुलिस भी डिमोरलाइज होती है, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे भी डिमोरलाइज होते हैं। मैं तो पॉजिटिव आदमी हूँ, जहाँ अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट करता हूँ। पुलिस ने अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करूंगा, रेंजर्स ने अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करूंगा, अदालत अच्छा काम करेगी, उसको अप्रिशिएट करूंगा, हमारे वकील अच्छा काम करेंगे, उसको अप्रिशिएट करूंगा, और जहाँ गलत चीज होती है उसको मैं बरमन एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें सिर्फ सेंसेशनलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होने की जरूरत है।